आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। आज किरण बहुत ही उत्साहित होकर दिल्ली के एयर इंडिया एयरपोर्ट पर रवि की प्रतीक्षा कर रही थी। रवि, जो उसकी भविष्य निधि थी, उसके जीवन दीप की ज्योति थी, उसके स्वप्न की स्वर्णिम सच्चाई थी, उसके सूरज का प्रतिरूप था। वही सूरज आज अमेरिका से डॉक्टरी की डिग्री लेकर लौट रहा था। अचानक प्लेन के लैंड करने का अनाउंसमेंट हुआ और उसकी नजरें सीढ़ियों से उतरते यात्रियों में रवि को तलाशने लगीं, और रवि को देखते ही हर्षा तिरंग से उसकी आंखें छलक पड़ीं। बेटे ने मां को देखा और दौड़कर चरण स्पर्श किए। किरण ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। उसे खुशी हुई कि बेटा 5 वर्ष विदेश में रहकर भी स्वदेशी संस्कारों से बंधा है, वरना उसे तो डर था कि कहीं अन्य फॉरेन रिटर्न लोगों की तरह बेटे के साथ भी विदेशी मेम ना हो। कार रवि और किरण को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल दी। रास्ते भर किरण इसी उहापोह में डूबी रही कि क्या अब रवि को उसके पिता के विषय में बताना उचित होगा? क्या अब उसे रशीम और सूरज के पास वापस भेजना चाहिए? एक मन कहता, ऐसा मत कर, वरना तुझे अपने बेटे का चिर विछोह सहन करना पड़ेगा। किंतु तभी दूसरा मन कहता, इतनी स्वार्थी मत बन। आज तेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब अपने हृदय को कड़ा कर अपने वचन का पालन कर। देवकी को उसका कृष्ण सौंप दें। अंत में कर्तव्य ने ममता पर विजय पाली और घर तक पहुंचते पहुंचते किरण भी एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी कि रशीम को उसका रवि लौटाकर वह अपने फर्ज को अवश्य पूरा करेंगी। फिर चाहे रवि का विछोह उसके लिए मृत्युप्रद क्यों ना हो, वह उफ तक न करेगी। आज रवि को आए 2 दिन बीत चुके थे। उसने इन 2 दिनों में मां को बहुत ही उदास देखा था। आज शाम जब दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे तो वह किरण के गले में बाहें डालकर शरारत से हंसते हुए बोला, क्या बात है मां, जब से आया हूं तब से तुझे उदास देख रहा हूं। क्या तू मुझे भी नहीं बताएंगी कि तुझे क्या दुख है? तेरा ये उतरा चेहरा अब मुझसे नहीं देखा जाता। रवि की बातें सुनकर किरण के लबों पर एक उदास मुस्कुराहट तैर गई और वह कांपते होठों से बोली, आज मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तुझे तेरी जिंदगी का वह सच बताऊंगी जो तू इन 25 वर्षों में कई बार पूछ चुका है। आज मैं तुझे तेरे पिता के विषय में बताऊंगी, पर पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अपने माता पिता को पाकर मुझे भूल नहीं जाएगा। मेरे कृष्ण, मुझसे वादा कर कि तू अपनी यशोदा मैया को कभी भूलेगा नहीं। कहते कहते किरण बेतहाशा रो पड़ी। मां, आज आप ये कैसी बहकी बात कर रही हो? ये देवकी, यशोदा, माता पिता, ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सारी बात विस्तार से बताओ ना। रवि कुछ परेशान सा होकर बोला। सुन, वही बताने जा रही हूं, पर पहले अपने मन को पत्थर सा कर ले ताकि हर बात को सह सके। तू हमेशा अपने पिता के विषय में पूछता था ना, आज मैं तुझे तेरी मां के विषय में भी बताऊंगी। तू मेरा बेटा नहीं है, मैंने तो बस तुझे पालने वाली यशोदा हूं। तेरे माता पिता की इच्छा थी कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बने। आज उनका सपना सच हो गया। अब मैं तुझे उनको सौंपकर अपने वचन का पालन करूंगी, पर तू मुझे भूलेगा नहीं। पहले ये वादा कर मुझसे, किरण ने कहा। पर रवि को वादा करने का होश ही कहाँ था। वह तो किरण की गोद में सर रखकर बेतहाशा रोए जा रहा था। नहीं मां, कह दें कि ये झूठ है। तू ही मेरी मां है। जिस ममता के आंचल में मैं बड़ा हुआ वह तेरा ही था। फिर तू गैर कैसे हो गई मां? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही अब तुझसे कभी अपने पिता के विषय में पूछूंगा, पर तू मुझे जाने को मत कह मां। रवि रोते हुए बोला, नहीं रवि, मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि जब तू डॉक्टर बन जाएगा तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेने वापस जरूर जाएगा। तुझे जाना ही होगा मेरे बच्चे, तुझे मेरे स्नेह की सौगंध। तू मना नहीं करेगा? किरण में हृदय को कठोर करके कहा। ठीक है मां, जैसी आपकी इच्छा। अब आप मुझे मेरे माता पिता के विषय में बताऊं। रवि ने मां की आज्ञा के सामने जैसे मस्तक नत कर दिया हो। तो सुन। और किरण के अतीत की परत दर परत रवि के सामने खुलने लगी। किरण हरियाणा के एक गांव के करोड़पति जमींदार की इकलौती बेटी थी। जन्म से ही मां के साये से वंचित लाडली को पिता ने मां बाप दोनों का ही स्नेह दिया था तथा अपनी बगिया की उस नन्ही कली को हर आंधी तूफान से बचाकर पल्लवित पोषित किया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया, और इसी कारण वह जिद्दी मिजाज होती चली गई। ऐसे ही लाड प्यार और जिद में पली बड़ी किरण ने
जीवन के 20वें बसंत में मधुरिम पदार्पण किया। वह निरुपमेय थी, पूरे गांव में उसके जैसी दूसरी लड़की नहीं थी। लगता था कि विधाता ने सौंदर्य, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, चंचलता और मासूमियत के सम्मिश्रण से उसकी सृष्टि की है। उसके काले, लंबे, घने बालों को देखकर मेघ भी लज्जित होकर अपना पथ भूल जाते थे। उसकी बड़ी बड़ी चंचल सी आंखें बिना कहे ही सब कुछ कह जाती थीं। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर कोई भी सहजता से आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता था। किसी भी कार्य में इतनी निपुण कि एक सीखा हुआ ट्रेनर भी पीछे छूट जाए। किसी भी समस्या को यूं चुटकियों में सुलझाती थी कि एक पल को उसकी मासूमियत पर संदेह हो जाए, पर बच्चों में बिल्कुल बच्चा बन जाती थी। उसका सुवर्ण जैसा दमकता रंग देखकर ही पिता ने किरण नाम दिया था। कभी कभी अपनी ऐसी लाडली को देखकर वह चिंतित होकर कह उठते थे कि तेरे लिए मैं इतना योग्य वर कहाँ से लाऊं जो तेरा पूरक बन सकें। पर साथ ही उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएट बेंटी पर फक्र भी था और वह उसे और अधिक उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना चाहते थे, क्योंकि गांव में बस पोस्ट ग्रेजुएट तक ही शिक्षा व्यवस्था थी। किरण के लिए ऐसे ही सपने बुनते हुए अचानक एक दिन तूफानी रात में ठाकुर जी को हार्ट अटैक हुआ। किरण ने तुरंत नौकर को भेजकर फैमिली डॉक्टर को बुलवाया, पर शहर से कहीं बाहर जाने की वजह से वह घर पर न मिल सके। ऐसे में उस बहादुर लड़की ने हिम्मत न हारकर गांव के इन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बुलवाया। यद्यपि डॉक्टर सूरज का ठाकुर साहब के यहां से आना जाना नहीं था, फिर भी एक बेबस लड़की के बुलाने पर वह मानवता की सेवा को अपना फर्ज समझकर चले आइए। सूरज को देखते ही किरण रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पापा के सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है, मुझे अनाथ होने से बचा लो। सूरज ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, रो मत, तुम तो बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारे पापा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर सूरज ने तुरंत चेकअप कर आवश्यक इंजेक्शन तथा दवाएं दी और चलते समय किरण से कहा, यद्यपि इनकी हालत अभी ठीक है, पर तुम परेशानी होने पर ये कुछ दवाइयां हैं, इन्हें खिलाकर मुझे बुला लीजिएगा, वैसे मैं सुबह फिर आऊंगा। सूरज की दवा तथा किरण की सेवा और प्रार्थना से ठाकुर साहब शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। वह अपने जीवनदाता के प्रति एक कृतज्ञ भाव से भर चुके थे। अब किरण का हमेशा यह प्रयास रहता था कि पापा मानसिक तनाव से मुक्त रहें। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि अपने पापा की परेशानी का कारण वही है और इसी कारण उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। फिर भी डॉक्टर सूरज की हिदायत अनुसार वह पापा का बहुत ध्यान रखती थी। ठाकुर साहब ने किरण को दिल्ली यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा हेतु एडमिशन दिलवा दिया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। किरण PhD की डिग्री लेकर 1 महीने बाद वापस आ रही थी। इस बीच ठाकुर साहब तथा सूरज के स्नेह संबंध प्रगाढ़ हो चुके थे। ठाकुर साहब को सूरज में अपनी लाडली के योग्य वर की झलक मिल चुकी थी तथा बेंटी के कोमल भावनाओं की अरुणाभा भी दिख चुकी थी, और वह चाहते थे कि बेंटी के वापस लौटते ही उन दोनों को परिणय सूत्र में बांधकर अपनी जमींदारी सौंपकर ईश्वर का भजन पूजन कर अपना लोक परलोक सुधारें। और फिर एक दिन किरण लौट आई। ठाकुर साहब ने उसके लौटने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दी। पार्टी खत्म होने के बाद वे सूरज तथा किरण के साथ उनके भविष्य के एक अति महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु विचार विमर्श करने लगे। सूरज, यदि तुम्हारा यह वृद्ध पिता तुमसे कुछ मांगे तो निराश तो नहीं करोगे? ठाकुर साहब के स्वर सूरज को अंदर तक झंकृत कर गए। आज आप गैरों जैसी बात क्यों कर रहे हैं पापा? आपकी इच्छा पूर्ति करना मेरा धर्म है। मैं आपकी हर बात मानूंगा, यह वचन देता हूं। सूरज सेन ऐसा आश्वासन पाकर ठाकुर साहब बोले, कभी तुमने जिस पिता को मृत्यु मुख से निकाला था, आज वह जीवन के इन अंतिम क्षणों में है और उसकी सार्थकता हेतु ईश्वर का भजन पूजन करना चाहता है। ऐसे में मुझे अपनी लाडली किरण की चिंता है। इसकी योग्यता के समक्ष ठहरने वाला मुझे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं दिखता। क्या तुम्हें इसका हाथ थामकर मुझे चिंता मुक्त कर सकोगे? ठाकुर साहब ने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। नहीं, सूरज चीख पड़ा, आपने मुझसे ये क्या मांग लिया पापा? काश मैं आपको दे सकता। आपने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मेरे बारे में जान तो लिया होता। काश मैंने पहले ही आपको अपने परिवार के विषय में बता दिया होता। दिल्ली में मेरा परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं। मैं यहां मानवता की सेवा करने आया हूं, जो कि एक डॉक्टर का फर्ज है। मैं किरण को किस तरह अपनाऊं, अपने वचन का पालन किस तरह करूं? काश मैंने आपको वचन देने से
पहले आपकी पूरी बात सुनी होती, किंतु मैं किरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी अवश्य लेता हूं। सूरज पागलों की तरह बोलता चला गया, किंतु सुनने वाला कोई नहीं था। किरण के इन सपनों की मृत्यु के साथ ठाकुर साहब भी दोबारा हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु मुख में जा चुके थे और किरण पिता के शव से लिपटी बेतहाशा रोएं जा रही थीं। ठाकुर साहब की तेरही के बाद जब सभी परिचित लौट गए तो सूरज ने किरण से कहा, किरण, पापा की मृत्यु की कारण मैं हूं, तुम अपने को व्यर्थ ही दोष मत दो। काश मैंने उन्हें पहले ही सब बता दिया होता तो ऐसी स्थिति न आती। खैर, अब इन बातों से क्या फायदा? उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इस कर्तव्य का पालन करना मेरा धर्म है, साथ ही मुझे अपना वचन भी निभाना है। चलो, अपने घर चलो। नहीं सूरज, पापा को तुमने अनजाने में वचन दिया, मैं तुम्हें उनके वचन से मुक्त करती हूं। मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि एक नारी सब कुछ सह सकती है किंतु अपनी सौतन का चेहरा कभी नहीं देख सकती। किरण के इन उदास स्वर सूरज को झंझोड़ गए। वह इस मासूम लड़की को भाग्य के इन सहारे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, किंतु रश्मि को भी इस विषय में अवगत कराना आवश्यक था। इसलिए जाते जाते किरण को हिदायत दे गया, अपना ध्यान रखना किरण, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। मुझे विश्वास है कि तब तक तुम अपने भविष्य के बारे में कोई ठोस निर्णय ले चुकी होंगी। सूरज जानता था कि किरण बहुत स्वाभिमानी लड़की है और उसका सहारा लेना कभी पसंद नहीं करेगी। उसकी अनुपस्थिति में वह कुछ कर न बैठे। यही सब सोचकर वह उसी शाम दिल्ली पहुंचा और रश्मि से कुछ महत्वपूर्ण विचार विमर्श करके दूसरे दिन प्रातःकाल गांव लौट आया। उसके साथ 3 वर्षीय पुत्री रेखा तथा 1 वर्षीय पुत्र रवि था। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। किरण का सामान लगभग पैक था। वह कहीं जाने की तैयारी में तल्लीन थी। रश्मि को देखते ही उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी। दीदी, सूरज को समझाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं बहुत ही अभागिन हूं। मैं अपने दुर्भाग्य से आप सभी को तहस नहस नहीं करना चाहती। जन्मते ही मेरे दुर्भाग्य ने मेरी माँ को छीन लिया। बड़े होने पर पिता मेरी ही चिंता में परलोक सिधार गए। अब मैं आपके सुखी परिवार पर अपनी काली छाया नहीं पड़ने दूंगी। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। आप सभी से बहुत दूर चली जाऊंगी। पगली, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा कि तू हम पर बोझ है? वह घर उतना ही तुम्हारा भी है जितना कि मेरा। तू जानती है, नारी का हृदय बहुत विशाल होता है। वह सब कुछ सह सकती है, एक सौतन को भी। हम दोनों बहनें इस बात को सच करके दिखा देंगी। दुनिया देखेगी कि सूरज की अरुणाभा पर जितना अधिकार रश्मि का है उससे कम किरण का नहीं है। इतना कहकर रश्मि ने अपनी मांग से चुटकी भर सिंदूर निकालकर किरण की सूनी मांग में हीरे मोतियों की लालिमा बिखेर दी। सूरज भी रश्मि के इस त्याग को देखकर हतप्रभ रह गया, किंतु किरण अभी भी अपने स्वार्थ हेतु एक बसें बसाएं घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी। किरण अपने स्वार्थ हेतु एक बसें बसाएं घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए रश्मि सेन बोली, दीदी, ये आपकी महानता है कि आपने मुझे एक बहन से बढ़कर स्नेह और सम्मान दिया। फिर भी दीदी चूंकि एक बहन दूसरी बहन का घर कभी बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि मेरे दुर्भाग्य का साया भी आप पर ना पड़े। इस पर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे सूरज का इतना अंश दे दीजिए जो मेरे जीवन का अंधकार मिटा सके। मेरी झोली में अपने इस नन्हे रवि को दे दीजिए। मैं इसी में अपने सूरज की छवि तलाश लूंगी। इसके पल पल बढ़ते बचपन में मैं अपने सूरज को बढ़ता देखकर मैं खुशी खुशी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लूंगी। ऐसा कहकर किरण ने अपना आंचल रश्मि के आगे फैला दिया। शायद एक सामान्य नारी के लिए ऐसा त्याग करना बहुत ही कठिन होता, पर रश्मि तो साक्षात त्याग की प्रतिमूर्ति ही थी। उसने बिना एक पल की देर किए रवि को किरण की गोद में देकर कहा, पगली, यह तो मेरे रवि की सौभाग्य है कि ईश्वर ने इसे एक नहीं 2 माताएं दी, एक देवकी और दूसरी यशोदा। देवकी ने जन्म देकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब यशोदा की बारी है, लो इसे ले जाऊं। परंतु मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि इसे तुम डॉक्टर बनाना ताकि यह भी अपने पिता की तरह मानवता की सेवा कर सके। यही सूरज और मेरी इच्छा है। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगी? अवश्य दीदी, मैं आप दोनों की यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी और इसके साथ ही आपको यह भी वचन देती हूं कि जब रवि डॉक्टर बन जाएगा तब यह यशोदा अपने कान्हा को देवकी को वापस कर देगी, जो कि उसकी भविष्य निधि है। सूरज, जो अभी तक किरण और रश्मि की बातों को हतप्रभ सा खड़ा सुन रहा था, अब आगे बढ़कर किरण से बोला,
तुम यदि जाना चाहती हो तो अवश्य जाऊं, पर यदि तुम यहाँ रहती तो हमें बहुत खुशी होती। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन साथी, अपनी बहन और अपनी बेटी को छोड़कर मत जाऊं। ऐसा कहते कहते सूरज की भी आंखें छलक पड़ीं और दूसरी तरफ अबोंध रेखा भी किरण का आंचल पकड़कर ऐसे खींचों रही थी मानो अपनी तोतली भाषा में कह रही हों, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाऊं। अब रश्मि ने भी एक बार फिर उसे रोकने का आखिरी प्रयास किया, परंतु वह उसके हाथों में एक लिफाफा थमाकर चल दी। इसमें किरण की वसीयत थी, जिसमें उसने अपनी सारी जायदाद तथा हवेली रेखा के नाम कर दी थी। चलते समय उसके पास सिर्फ सूरज का पता तथा 10 लाख रुपये थे, जिससे उसे नई जिंदगी शुरू करनी थी। सूरज तथा रश्मि सेन बिछड़कर और रवि को लेकर किरण दिल्ली चली आई और एक कोठी खरीदकर रहने लगी। शीघ्र ही उसकी योग्यता के बल पर उसे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई। कॉलेज के बाद बचा उसका सारा समय रवि के ही साथ बीतता था। रवि के जरा से रोने पर आया के साथ नौकरों की भी शामत आ जाती थी और रवि के हंसने पर पूरी कोठी जैसे खिलखिला पड़ती थी। यूं लगता था मानो उसकी जिंदगी में रवि से बढ़कर कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे रवि 4 साल का हो गया। किरण ने उसे कॉन्वेंट स्कूल में डाला ताकि वह बड़ा होकर किरण, सूरज तथा रश्मि के इन सपनों को साकार कर सकें। हॉस्टल में होने पर भी किरण ने रवि को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उससे मिलने हफ्ते में 2-3 बार जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। रवि ने इंटरमीडिएट साइंस साइड से कॉलेज टॉप किया। अब वह 18 वर्ष का दूसरा सूरज नजर आता था। किरण की तपस्या अपना असर दिखा रही थी। उसने रवि को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा और अब जब रवि 5 वर्षों बाद डॉक्टरी की डिग्री लेकर भारत वापस लौट आया था, तो मानो किरण को जैसे अपनी तपस्या और कर्तव्य के पूर्ण होने का संकेत मिल चुका था। रवि को इतनी बातें बताकर किरण चुप हो गई तो रवि ने उसकी गोद से अपना अश्रुपूरित चेहरा ऊपर उठाकर कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी महान है। तुमने तो आज तक मेरी जरा सी खुशी पर अपनी हर खुशी निछावर कर दी। मेरे सुख को अपना सुख और मेरे दुहक को अपना दुख समझा और बदले में मैंने तुझे कितना दुख दिया। अपने पिता के बारे में कई बार पूछकर तेरा दिल दुखाया। हो सके तो मुझे माफ कर अपनी सेवा का अवसर दो। तेरे चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मुझे इस स्वर्ग से अब दूर मत करो माँ। ऐसा कहकर रवि किरण के पैरों पर गिरकर रो पड़ा। किरण ने स्नेहपूर्वक उसे ऊपर उठाया और बोली, मेरे बेटे, यशोदा का फर्ज पूरा हो गया है। अब कान्हा को देवकी के पास जाना ही चाहिए। तुझे तेरे माता पिता से मिलाकर मैं अपने वचन का पालन कर सकूंगी। मैंने अपने हिस्से का सुख भोंग लिया। अब रश्मि दीदी की बारी है। यदि तू मेरा बेटा है तो उस माँ को भी उसका सुख भोगने दे। अंततः किरण की जिद के आगे रवि को झुकना ही पड़ा और दूसरे ही दिन दोनों कार से सूरज के घर के पते पर रवाना हुए। उनकी कार शाम तक डॉ सूरज के बंगले पर पहुंच गई। दरबान ने अंदर जाकर किरण के आने की सूचना दी। किरण का नाम सुनकर रश्मि दौड़ती हुई आई। उसके पीछे सूरज और रेखा भी थे। रेखा बिल्कुल अपनी मां का प्रतिरूप थी। किरण भी एक पल को हतप्रभ रह गई कि इनमें से रेखा कौन है और रश्मि कौन। किरण और रश्मि दोनों बहनें आज वर्षों पश्चात एक दूसरे से गले मिलकर रो पड़ी। उनके इस मिलन को देखकर सभी की आंखों से स्नेहाश्रु छलक पड़े। कुछ समय पश्चात किरण बोली, दीदी, आज मैं अपना वचन पूरा कर रही हूं। आपकी भविष्य निधि आपको सौंप रही हूं। आज रवि डॉक्टर बन गया है। आप दोनों इसे आशीर्वाद दो कि यह मानवता की सेवा पथ पर अडिग रह सकें और फर्ज तथा सच्चाई का दामन थामे रहें। आज मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है और इसे आपके स्नेह की आवश्यकता है। इसे स्वीकार कर मुझे जाने की आज्ञा दें। ऐसा कहकर किरण ने रवि का हाथ रश्मि को पकड़ा दिया और उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कार की तरफ चल दी। किरण को वापस मुड़ते देखकर रश्मि एक पल हतप्रभ सी खड़ी रही। फिर दौड़कर उसे रोका और अपना आंचल फैलाकर बोली, एक बार तूने आंचल फैलाकर रवि को मांगा था, मैंने मना नहीं किया। आज मैं तुझसे अपने रवि की मां को मांगती हूं। उसे छोड़कर मत जा। अब हम तुझसे दूर रहकर एक पल भी नहीं जी पाएंगे और तुझे भी तेरे परिवार से दूर रहकर अधूरी जिंदगी नहीं बिताने देंगे। तू हमारे ही साथ रहेगी। क्या अपनी दीदी की ये इच्छा नहीं पूरी करेगी? अब रेखा भी भरी आंखों से उसे देखकर बोली, मां, मैं आपकी भी तो बेटी हूं। आपकी ममता पर मेरा भी तो हक है। यदि ये सच है तो आप मुझे छोड़कर मत जाऊं। किरण ने रेखा तथा रश्मि के हाथों को थामकर अपनी झुकी नजरें उठाकर एक बार सूरज की तरफ देखा, मानो पूछ रही हों कि तुम क्या चाहते हो, मैं जाऊं या ना जाऊं? किरण की आंखों में झलकते प्रश्न को देखकर सूरज धीरे से आगे बढ़ा और रश्मि की मांग से एक छुटकी सिंदूर निकालकर
किरण की मांग में एक बार फिर सूरज की अरुणाभा बिखेर कर कहा, आज तुम्हारा अधूरापन खत्म हो गया। तुम्हारी जीवन की अपूर्णता पूर्णता में बदल गई। अब तुम हम सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह रश्मि तथा किरण दोनों को सहारा देकर बंगले के अंदर चल दिया। किरण को भी जैसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आज उस बंगले की खोई हुई रौनक वापस लौट आई थी। यह देखकर रेखा तथा रवि भी हंस दिए और माता पिता के पीछे चल दिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।